गायत्री अपने बेटे सौरभ और अपनी बेटी चंपा के साथ रहती थी। अरे सौरभ बेटा, हाँ माँ, क्या बात है? आज ना मेरा चाट खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो तुम घर वापस आते समय मेरे लिए ले आना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं ले आऊँगा। इतना कहकर सौरभ वहां से जाने लगता है कि तभी चंपा अंदर से आ जाती है और कहती है, वाह भैया, आप मुझे धोखा दिया। धोखा? कैसा धोखा चंपा? आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या खाना है। हाँ बेटा, इससे भी पूछ ले, नहीं तो ये पूरे दिन चैन की सांस लेने नहीं देगी तुझे। माँ, अच्छा बताओ मेरी बहना, तुम्हें क्या खाना है? मुझे भी छोले चाट खानी है। ठीक है, आते टाइम ले आऊँगा। उसके बाद सौरभ अपने ऑफिस चला जाता है। चल बेटा, अब तू भी जल्दी से घर का सारा काम निपटा ले। हाँ माँ। तभी वहां पर गायत्री की पड़ोसन विमला आ जाती है। आओ बहन, कैसे आना हुआ? अरे बस मैं चंपा के हाथ की चाय पीने आई थी। अब मेरी बहू तो मुझे ढंग से खाना भी नहीं देती। अरे चंपा, बेटा तुम्हारी विमला काकी आई हैं, जरा 2 कप चाय बना लो। तभी चंपा किचन से आवाज लगाते हुए कहती है, हाँ माँ, बस अभी लाई। उसके बाद चंपा चाय लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए काकी, आपकी पसंदीदा कड़क चाय। अरे बेटा भला हो, मुझे तो खुद के घर में शांति से चाय नसीब नहीं होती। कोई बात नहीं काकी, आपका जब भी मन करे ना तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं आपके लिए हमेशा चाय बना दूंगी। हाँ बेटा, फिलहाल तो मेरा चाय पीने का बहुत मन था। उसके बाद चंपा घर का सारा काम खत्म कर लेती है। इस तरह शाम हो जाती है और सौरभ भी जॉब से वापस आ जाता है। ये लो चंपा, मैं तुम्हारे और माँ के लिए छोले की चाट लाया हूँ। वाह भैया। उसके बाद सभी चाट खाने लग जाते हैं। तब चंपा कहती है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा नमक है। हाँ चंपा, तुमने बिल्कुल सही कहा। माँ, तुम ज़्यादा चाट मत खाना, नहीं तो तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे लेकिन मेरा चाट खाने का बहुत मन था। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। लगता है भैया माँ का चाट खाने का बहुत मन था। कोई बात नहीं, मैं माँ के लिए कल कहीं और से चाट ले आऊँगा। नहीं भैया, मैं खुद ही घर पर चाट बनाकर देखती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें बेवजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं भैया, आपको तो पता है कि मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल सबके लिए चाट बनाती हूँ। फिर अगले दिन सौरभ बाकी दिनों की तरह ऑफिस चला जाता है। उसके बाद चंपा घर का सारा काम खत्म करके शाम को छोले चाट बनाती है। साथ ही चंपा विमला काकी को बुलाकर ले आती है। हाँ बिटिया, तुमने मुझे क्यों बुलाया? काकी, मैंने आपके लिए और माँ के लिए कुछ बनाया है। क्या बनाया है बिटिया? उसके बाद चंपा किचन से 2 प्लेट छोले चाट ले आती है। अरे वाह, ये तो छोले चाट है। हाँ माँ, तुम ज्यादा नमक की वजह से कल चाट नहीं खा पाई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही बना दूं। अब आप दोनों टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। उसके बाद विमला और गायत्री चाट खाने लगते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चाट है, आज तक मैंने ऐसे खाई नहीं। हाँ बेटा, ये चाट तो सच में लाजवाब है। मैंने ऐसी चाट कभी नहीं खाई, सच में मन तृप्त हो गया आज तो। लगता है तुम्हारी माँ को चाट कुछ ज्यादा ही पसंद आई, इसलिए इतने शुद्ध हिंदी के शब्द यूज हो रहे हैं। माँ काकी, मैं आप दोनों के लिए और चाट लेकर आती हूँ। उसके बाद चंपा किचन से विमला और गायत्री के लिए और भी चाट लेकर आती है। फिर चंपा भी उनके साथ बैठकर चाट खाती है। वो तीनों बड़े चाव से चाट खा रहे थे। उसके बाद जब शाम को सौरभ घर आता है, देखो भैया, आज मैं छोले चाट बनाई थी। अरे वाह, ज़रा मैं भी तो चख कर देखूं। हाँ बेटा, ये बड़ी ही स्वादिष्ट थी। उसके बाद जब सौरभ चाट खाता है तो वो बस खाता ही रह जाता है। वाह चंपा, तुमने तो कमाल कर दिया। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद गायत्री सौरभ के लिए लड़की ढूंढती है और एक अच्छी सी लड़की से उसकी शादी करवा देती है। अरे बेटा, अब तुम इसे ही अपना घर समझो। हाँ भाभी, आपको शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गायत्री और चंपा बहू के आने से बहुत खुश थे। सौरभ की पत्नी का नाम पलक था। वो काफी घमंडी लड़की थी। उसे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, न ही वे घर का कोई काम करना चाहती थी। शादी के अगले ही दिन, अरे बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम खाने में क्या बनाओगी? देखिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अरे लेकिन बेटा, ये तो रस्म है, और देखिए प्लीज। उसके बाद तभी चंपा वहां पर आती है और पलक की बात को बीच में काटते हुए कहती है,
कोई बात नहीं माँ, भाभी बहुत थक गई होंगी, उनके लिए सब कुछ नया है, उन्हें एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा। अरे इसलिए मैं सारा काम कर दूंगी, वैसे भी मुझे काम की तो आदत है ही। हाँ बेटा, समझती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बहू, तू जाकर रेस्ट कर ले। उसके बाद पलक फिर से अपने कमरे में चली जाती है। फिर चंपा घर का सारा काम करती है और उसके लिए खाना बना देती है। उसके थोड़ी देर बाद पलक सिर्फ खाना खाने आती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है। पलक ना तो किसी से सीधे मुंह बात करती थी और ना ही घर में किसी काम में मदद करती थी। एक दिन गायत्री अपनी बहू से कहती है, बहू तुम इस तरह पूरे दिन बस कमरे में अकेली बैठी रहती हो, ना तो तुम किसी से बात करती हो और ना ही कोई घर का काम करती हो। आपको ना मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं सब अच्छे से जानती हूँ। मैं यहाँ पर नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। अरे बेटा, हमने तुम्हारे साथ कोई नौकरानियों वाला व्यवहार नहीं किया है। घर को संभालना तो बहू की जिम्मेदारी होती है। अब तुम भी इस परिवार का सदस्य हो, इसलिए तुम्हें भी तो जिम्मेदारियां संभालनी ही होंगी। देखिए मम्मी जी, मैंने एक बार कहा ना कि मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। इतना कहकर पलक वहां से चली जाती है। वो किसी की भी कोई बात नहीं मानती। तब उससे सौरभ भी समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानती। पलक का व्यवहार दिन ब दिन सभी के साथ बिगड़ता जा रहा था। फिर एक दिन अचानक सौरभ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद सौरभ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि सौरभ को पैरालिसिस अटैक आया है, जिसकी वजह से सौरभ की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है और इसी वजह से सौरभ को अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। माँ अब मैं क्या करूँगा, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। अब तो मैं काम पर भी नहीं जा सकता। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अभी सिर्फ ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। भैया अचानक आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई, मैं जानती हूँ आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। अब तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा और कोई लापरवाही नहीं। सौरभ की तबीयत खराब होने के बाद गायत्री और चंपा तो सौरभ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, लेकिन वही दूसरी तरफ पलक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन पलक सूटकेस लेकर कहीं जा रही थी। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती। मैं भला ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जो चल फिर भी नहीं सकता? अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं। भला सबकी जिंदगी में हमेशा सुख नहीं हो सकता, दुख तो सबकी जिंदगी में आता ही है बेटा। आपको ना ये मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब अच्छे से पता है और मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। भाभी वैसे भी आपने कभी हमारे परिवार को अपना परिवार समझा ही नहीं, इसलिए आप यहाँ से खुशी खुशी जा सकती हैं। हाँ पलक, तुम यहाँ से जा सकती हो, हमें भी तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अरे लेकिन बेटा, तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? अब पलक इस घर की बहू है। लेकिन माँ, पलक ने इस घर को कभी अपना घर नहीं समझा, इसलिए इसे यहाँ से चले ही जाने दीजिए। मैं यहाँ पर रुकूंगी भी नहीं। इतना कहकर पलक वहां से चली जाती है। सौरभ के हालात पहले से बहुत खराब हो जाते हैं, जिससे वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। सौरभ को समझ नहीं आता कि अब वे क्या करे। फिर चंपा को एक आइडिया आता है कि वो छोले चाट बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। तब चंपा कहती है, भैया क्यों ना मैं छोले चाट का ठेला लगा लूं, इससे हमें बहुत मुनाफा होगा। हाँ, तुम छोले चाट बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, हमने पहले भी कई बार खाए हैं। भैया मैं कल से ये काम शुरू कर देती हूँ। अगले दिन चंपा छोले चाट का ठेला लगाती है और ठेले पर सबसे पहले ग्राहक आता है। उसे चंपा के हाथ के बने छोले चाट बहुत पसंद आती है। सच में आपने तो बहुत ही टेस्टी बनाई है, मैंने इतने टेस्टी छोले चाट कभी नहीं खाई। आप मेरे घर के लिए भी पैक कर दीजिए, मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद आएगी। जी। चंपा अपने छोले चाट का प्राइस सबसे कम रखती है ताकि उसके पास ज्यादा ग्राहक आ सकें। चंपा के छोले चाट का प्राइस बहुत ही कम था, साथ ही वह बहुत टेस्टी छोले चाट बनाती थी, जिसकी वजह से उसके पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी थी। अब चंपा बहुत मुनाफा कमा रही थी। चंपा बिग दुकान ले लेती है और उससे अपना छोले चाट का बिजनेस करती है। शाबाश मेरी बहन, मुझे तुझ पर गर्व है। तुमने इतना बड़ा काम कर दिखाया, तुमने साबित कर दिया कि अगर कोई भी इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। थैंक यू भैया। हाँ मेरी बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब चंपा के घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। अब वो पहले से काफी अमीर भी हो गए थे। जब ये बात पलक को पता चलती है तो वह वापस आती है।
मुझे पता है तुम यहाँ पर लालच में वापस आई हो, लेकिन तुम जिस दिन इस घर को छोड़कर गई थी उसी दिन हमने तुम्हें त्याग दिया था, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वो सभी पलक को घर से निकाल देते हैं और उसके बिना ही अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। सुमित्रा देवी के बेटे गोपाल की सरकारी नौकरी थी। वो लोग बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन उसके बेटे की नौकरी बिहार में लगी थी, जिस वजह से वो बिहार में ही रहता था। गोपाल का ज्यादातर समय काम करने में ही चला जाता था, इसलिए उसे खाना बनाने का भी समय नहीं मिलता था। गोपाल के ऑफिस के सामने ही एक छोटा सा ढाबा था, जहाँ पर बिहारी लिट्टी चोखा मिलता था। गोपाल को वैसे तो बचपन से ही बंगाली खाना खाने की आदत थी, लेकिन ढाबे पर उसे इतना स्वादिष्ट बिहारी लिट्टी चोखा खाने को मिलता कि वह बंगाली खाने का स्वाद ही भूल गया था। ढाबे पर ढाबे वाली की बेटी कंचन भी अपने पिता की मदद करवाया करती थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। जब भी गोपाल वहां पर लिट्टी चोखा खाने जाता था तो अक्सर उसे कंचन ही लिट्टी चोखा परोसती थी। गोपाल को कंचन बहुत अच्छी लगने लगी, तो एक दिन उसने कंचन के पिता से शादी के बारे में बात की। मैं जानता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ आप उससे शायद नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ, इसलिए सीधे आपसे बात करने आया हूँ। मैं इतने समय से आपके यहाँ पर लिट्टी चोखा खा रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके सामने वाले सरकारी दफ्तर में नौकरी करता हूँ। मेरा करियर बिल्कुल सेट है और मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम जैसी लड़की को बिना अपनी बेटी देने से कौन ही मना कर सकता है, लेकिन मैं एक बार अपनी बेटी से भी इस बारे में बात करूँगा। अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो तुम अपने माता पिता के साथ रिश्ता लेकर आ जाना। जी बिल्कुल ठीक है। कंचन के पिता किशोर उससे गोपाल के बारे में बात करते हैं, तो कंचन भी शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी मन ही मन गोपाल को पसंद करने लगी थी। लेकिन गोपाल जानता था कि इसकी माँ शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगी, इसलिए उसने बिना अपने माता पिता की रजामंदी से कंचन से शादी कर ली। लेकिन तभी उसे खबर मिली कि एक बीमारी की वजह से उसके पिता का देहांत हो गया है, तो वो तुरंत अपने गांव चला गया। वो ऐसे समय में कंचन को अपने घर ले जाकर अपनी माँ को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए वो कंचन को शहर वाले फ्लैट में छोड़कर गांव चला गया। कुछ दिन वहां पर अपनी माँ के साथ रहा, लेकिन अब उसकी माँ गांव में अकेली पड़ गई थी। अपनी माँ को भी वो अपने साथ शहर ले आया। अरे बेटा, घर पर लड़की कौन है और सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? अरे क्या ये कोई तेरी दोस्त है? माँ, मैंने गांव में तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। ये कंचन है मेरी पत्नी। हमने अभी कुछ दिन पहले ही शादी की है। मैं शादी के बाद इसे गांव लेकर आने ही वाला था, लेकिन तभी सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। पिताजी ये जानने के बाद मैं तुम्हें कंचन के बारे में एकदम से नहीं बता सकता था, इसलिए तुमसे छुपाया। अरे क्या तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली? अपनी माँ बाप की क्या तुम लोगों की नजरों में यही इज्जत रह गई है कि पहले तुम लोगों को इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करें? अरे और जब शादी करने की बात आई तो तुमने अपने माँ बाप से उस बारे में राय भी लेना जरूरी नहीं समझा? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं जानता हूँ कि हमारे खानदान में कोई भी दूसरी जाति में शादी करने के लिए नहीं मानता। जब रूबी दीदी की लव मैरिज की बात आई थी तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी कहीं और करवा दी थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बिना बताए कंचन से शादी कर ली। लेकिन कंचन बहुत अच्छी लड़की है, वह हमेशा आपकी बहुत सेवा करेगी। अरे सेवा करेगी नहीं करेगी ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन पहले मुझे इसके परिवार के बारे में तो कुछ बता। माँ जी, हम लोग पिताजी बिहार से ही हैं। यहाँ पर हमारे पिताजी का एक लिट्टी चोखे का ढाबा भी है। गोपाल जी हर रोज हमारे लिट्टी चोखा के ढाबे में खाना खाने आते थे, तभी हम एक दूसरे को पसंद आ गए और हम दोनों ने शादी कर ली। अरे क्या इसके पिताजी लिट्टी चोखे का ढाबा है? अरे शादी कर ही रहा था तो किसी ढंग की लड़की से कर लेता। अरे कम से कम अपना स्टैंडर्ड ही देख लेता कि तेरी सरकारी नौकरी है। अरे इन जैसे लोगों को तो तेरे जैसे लड़कों की तलाश में रहते हैं कि कब इनके हाथ में कोई अमीर लड़का फंसे और ये उनसे अपनी बेटी की शादी करवा दें। अरे ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के लिए तो मैंने ही कंचन के पिताजी से बात की थी, वरना उनके मन में तो खुद से ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा चलो, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, वरना ऑफिस पहुँचने में मुझे देर हो जाएगी। गोपाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। कंचन उनकी बिरादरी की नहीं थी और ऊपर से वो एक गरीब परिवार से थी, तो गोपाल की माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो यही सोचती थी कि कंचन ने गोपाल से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है,
इसलिए वो हमेशा उसे ताने देती रहती थी। एक दिन की बात है, गोपाल अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तभी ऑफिस का पियोन गोपाल के पास आता है। सर, कोई आपसे मिलने आया है। अच्छा, शायद मेरी माँ या कंचन मेरे लिए लंच लेकर आई होगी। तुम रिसीव कर लो, मैं अभी बिजी हूँ। नहीं सर, आपके घर से कोई नहीं आया, कोई बड़े साहब आपसे मिलने आया है। कोई बड़े साहब? लेकिन मेरी तो किसी के साथ कोई मीटिंग भी नहीं थी। पर कोई बात नहीं, जो भी है मेरे कैबिन में भेज दो। पियोन उस आदमी को गोपाल के केबिन में भेज देता है। वो आदमी एक बहुत ही बड़ा बिल्डर था, जो गोपाल के पास कोई सिफारिश लेकर आया था। देखो सर, अगर आपने मेरा ये प्रोजेक्ट पास करवा दिया तो आप मुझे जो बोलेंगे मैं वो दूंगा। जितने बोलोगे उतने पैसे दूंगा, लेकिन आप बस मेरा ये प्रोजेक्ट पास करवा दीजिए। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे आपका प्रोजेक्ट पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट के लिए जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अच्छा सामान इस्तेमाल करेंगे तो परमिशन तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बेईमानी करके इस प्रोजेक्ट को पाना चाहते हो तो मैं आपको इसकी परमिशन कभी भी नहीं दूंगा। अच्छा, तो मतलब सीधी उंगली से तुम कोई काम नहीं करोगे? चलो ठीक है, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मुझे जो करना है अब वो मैं करूँगा। वो गोपाल को धमकी देकर चला जाता है, लेकिन वहां पर की गई रिकॉर्डिंग को गलत तरीके से एडिट करवाकर गोपाल पर घूसखोरी का इल्जाम लगा देता है, जिस वजह से गोपाल की नौकरी चली जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसके नकली सबूतों पर अदालत ने विश्वास कैसे कर लिया। अरे यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? आज तक मैंने अपने काम में कभी भी कोई गद्दारी नहीं की, उसके बाद भी मुझे मेरी ईमानदारी का यह सिला मिला। अरे बेटा, परेशान मत हो, इस दुनिया में तो हर ईमानदार के साथ ऐसा ही होता है। अरे झूठ और चालाक आदमी जैसे न तैसे करके खुद को सही साबित कर ही देता है, और इस दुनिया में हर इंसान तेरी तरह ईमानदार नहीं होता। अरे बहुत से लोग पैसों में बिककर गलत को सही साबित कर देते हैं। तुम ठीक कह रही हो माँ, लेकिन मेरी नौकरी जाने के बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बस कुछ साल बचत के जो पैसे जोड़ कर रखे हैं, बस वही मेरे पास बचा है। अब हम शहर की इस महंगी जिंदगी में नहीं रह सकते, इसलिए अब हमें अपना गांव वापस जाना पड़ेगा। गोपाल अपनी माँ और कंचन के साथ अपने गांव वापस आ जाता है, लेकिन एक बार गोपाल पर केस होने के बाद उसे फिर कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ, मुझ पर लगे झूठे इल्जाम की वजह से कोई भी मुझे नौकरी नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं पैसे कमाने के लिए क्या करूँ। आप इस तरह परेशान मत होइए जी। मैंने तो अपने पिताजी को हमेशा से ही ढाबे पर काम करते हुए देखा है, इसलिए मुझे ढाबे पर काम करना अच्छी तरह आता है, और ढाबे के काम में कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है। क्यों ना मैं अपना लिट्टी चोखे का ढाबा खोल लूं। इससे हमारी ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतनी कमाई तो हो ही जाएगी जिससे हमारा घर परिवार अच्छे से चल जाए। मुझे माफ़ कर दो कंचन कि मेरे होते हुए तुम्हें काम के बारे में सोचना पड़ रहा है। मैंने हमारी ज़िंदगी के लिए क्या क्या सपने देखे थे और क्या क्या होकर रह गया हमारे साथ। अरे कोई बात नहीं जी, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ दिन बाद हमारे जीवन में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मुझे तो लगा था कि गोपाल की नौकरी चली गई तो तुम उसे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अब भगवान तुम जैसी बहू सबको दे। गोपाल अपनी कुछ बचत के पैसों से कंचन के लिए लिट्टी चोखे का ढाबा खुलवाता है, जहाँ पर कंचन सुबह जल्दी उठकर लिट्टी चोखा बनाने में लग जाती है। उधर गोपाल भी नौकरी के लिए अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देता रहता है कि कभी न कभी तो उसे नौकरी मिल ही जाएगी। बंगाल के गांव में लिट्टी चोखा का स्वाद लोगों ने पहली बार चखा था, इसलिए इन्हें इसका स्वाद ही बहुत ही पसंद आया, और ढाबे पर कंचन ने लिट्टी चोखे का दाम भी बहुत कम रखा था, इसलिए गरीब मजदूर भी उसके पास लिट्टी चोखा खाने आते थे। अच्छा किया बहन जी, जो आपने ये लिट्टी चोखा का ढाबा खोल लिया। एक तो इस लिट्टी चोखा का स्वाद बहुत ही अच्छा है, ऊपर से इसका दाम भी ज्यादा नहीं है, तो हम लोग आराम से इसे खा सकते हैं। वरना आजकल के तो ठेले वाले भी खाना बहुत महंगा देने लगे हैं। भैया, मेरे पिताजी मुझे बचपन से हमेशा यही सिखाया कि अपना काम हमेशा पूरी ईमानदारी से करो। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इसलिए किसी को कुछ भी बेचने से पहले उसका दाम इतना रखो जिसमें ना तो अपना नुकसान हो और ना ही दूसरे का नुकसान। आपके पिताजी ने आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है, बस आप हमेशा इसी तरह रहना। कंचन का ढाबा हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। उसके ढाबे पर धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी थी कि मदद के लिए अब उसकी सासू माँ भी ढाबे पर काम करवाने लगी थी। बहुत ढूंढने के बाद जब भी गोपाल को नौकरी नहीं मिली, तो गोपाल भी कंचन के साथ मिलकर ढाबे को संभालने लगा।
जब वो तीनों लोग मिलकर ढाबे को संभालने लगे तो उनका ढाबे का काम और बढ़ गया। लगभग 2-3 सालों में उनका काम इतना अच्छा चलने लगा कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट पर जितना बड़ा अपना लिट्टी चोखे का ढाबा खोला। लेकिन इतनी तरक्की मिलने के बाद भी कंचन ने अपनी लिट्टी चोखे का दाम नहीं बढ़ाया, जिस वजह से उसके ग्राहक उससे कभी नहीं टूटे और अपनी ईमानदारी के बलबूते पर ही उसने जीवन में बहुत तरक्की हासिल की।